तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीते 4 दिनों से एक बात की सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो है ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर। दरअसल शराब घोटाले के मामले में तात्कालिक मंत्री और मौजूदा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा के ठिकानों पे दबिश दी गई। रायपुर से लेकर धमतरी से लेकर बस्तर तक में दबिश दी गई और दबिश देने के बाद वो कार्रवाई में ईडी ने दावा किया कि कई तरह के जो सबूत हैं वो जब्त किए गए, उसे बरामद किया गया। अब इस पूरे मामले में कवासी लखमा को आज समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद नतीजा क्या रहा कुछ दिन में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि ईडी ने कसा शिकंजा और सियासत में हुआ पंगा। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इमोशन कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर दोषी हैं तो हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, आप चाहे किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो। कांग्रेस कह रही है कि केवल राजनीतिक द्वेष से इस कार्रवाई को की जा रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। आदमी हूँ, एक निर्दोष आदमी हूँ, एक गरीब आदमी को जो भी परेशान करेगा उसको ऊपर वाला छोड़ेगा भी। मैं एक गरीब आदिवासी हूँ। ये बयान कवासी लखमा ने ईडी की रडार में आने के बाद न जाने कितने बार दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ 28 दिसंबर 2024 को पड़ी 6 से ज्यादा ठिकानों पर रेड के बाद। राजनीतिक गलियारों में इमोशनल कार्ड भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कवासी लखमा शराब घोटाला मामले में कैसे फंसे। ईडी के रडार में आए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। 28 दिसंबर को ईडी ने दी थी लखमा के निवास पर दबिश। लखमा समेत बेटे हरीश कवासी और अन्य के निवास में ईडी ने दी थी दबिश। डिजिटल डिवाइस समेत कागजी दस्तावेज को ईडी ने किया था जब्त। नगद लेन देन के सबूत के साथ ईडी को मिले थे आपत्तिजनक रिकॉर्ड। सबूत मिलने के बाद पूर्व मंत्री लखमा को ईडी ने जारी किया था समन। ईडी ने पेश होने 2 जनवरी तक दिया था समय। 3 जनवरी को सुबह 11 बजे लखमा पहुंचे ईडी के दफ्तर। ईडी दफ्तर में पूर्व मंत्री लखमा, बेटे हरीश कवासी, पूर्व ओएसडी जैन देवांगन से पूछताछ। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले कवासी लखमा ने खेला इमोशनल कार्ड। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश हुए। 2000 करोड़ रुपए से अधिक के इस शराब घोटाले में ईडी ने पहले ही कई लोगों की गिरफ्तारी की। ईडी की कार्रवाई ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को घेरे में लिया, जिसके बाद से पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद से सियासी बयानबाजियां तेज है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि कवासी लखमा एक ईमानदार व्यक्ति है। लखमा पर चुनाव से पहले ईडी कार्रवाई कर रही है। कवासी लखमा बस्तर की एक मजबूत कड़ी है। इस मजबूत कड़ी को तोड़ने का काम हो रहा है। नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को तोड़ने की साजिश हो रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और कवासी लखमा के इमोशनल कार्ड पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भावनात्मक बातें करने से विषय नहीं बनेगा। ईडी सब बातों पर विचार करेगी, उसे सहयोग करना चाहिए। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। और इसलिए न तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये कांग्रेस के सरकार के रहते हुए ये जांच शुरू हुई थी। जांच प्रक्रिया है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर सभी को भरोसा करना चाहिए, और जो तथ्य है वो ईडी को बताना चाहिए। ईडी को मिले प्रमाण के आधार पर पूर्व आबकारी मंत्री और उनके करीबियों से पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने बयान में इमोशनल कार्ड खेलकर जनता की सहानुभूति जीतने की कोशिश जरूर कर दी है। अब देखना होगा लखमा के इमोशनल कार्ड का कितना फायदा उन्हें मिल पाएगा। गरीब आदमी को ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
को आप देख के समझ गए होंगे कि सियासत में कितना पंगा हो रहा है, क्योंकि ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से केएस चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। केएस जी, आपका बहुत स्वागत है। चौहान जी, कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले और राजनीति शास्त्र के पूरा विश्वविद्यालय कहलाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जो दुखद खबर बीजापुर से आई, बस्तर के बीजापुर से, कि हमारे एक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उसी घर के पास बने एक सेप्टिक टैंक पे, एक ठेकेदार के जमीन पे बने सेप्टिक टैंक से लाश बरामद कर ली गई। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे पहले बीएसटीवी परिवार की ओर से मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि और ईश्वर उसके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे, ये प्रार्थना के साथ इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। केएस चौहान जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा कवासी लखमा चल रहे हैं, बताइए जरा। अवधेश जी, मैं आपके चैनल के थ्रू भगवान से ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को भी कवासी लखमा जैसा गरीब आदिवासी बना दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप जज के सामने एक आरोपी खड़ा है और वो बोलता है कि मैं गरीब हूं, और ये गरीब आदिवासी का ज्ञान कब आता है? जब वो 2 जनवरी तक समय लेते हैं, 3 जनवरी को आते हैं, तो ज्ञान आता है कि मैं गरीब आदिवासी भी हूं। आपने देखा होगा कि जब ईडी उनके घर में आई थी 28 तारीख को, तब ये बयान नहीं था। तब तो ये बयान था कि मैंने दस्तखत ही नहीं किए हैं, और मेरे को दस्तखत किए हैं, और वो बोल रहे थे कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि किस कागज पे कर दिए हैं। संविधान में, हमारे कानून में, या देश के नहीं पूरी दुनिया के कानून में ऐसा बोल के कोई न्यायालय में जज के सामने बोलता है कि जज साहब, मैंने तो चेक पे दस्तखत ही नहीं किए हैं, मतलब दस्तखत से आप बिल्कुल बरी हो गए। आप कुछ भी दस्तखत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ आरोप लगा दीजिए कि मेरी सेक्रेटरी ने मेरे दूसरे किसी ने मेरे से दस्तखत कराए, और जज आपको बाइज्जत बरी कर देगा। ठीक है? ये मतलब ये कहीं से भी दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। नगद कहां से बरामद हुए? आपके ठिकानों से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहां से बरामद हुए? आपके ठिकानों से। जी, पहले सवाल है, थोड़ा सा बचा के रखें, अभी आधे घंटे आपको चर्चा करनी है। सत्यप्रकाश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि पॉलिटिकल द्वेष से, विद्वेष से ये कार्रवाई हो रही है, जबकि कवासी लखमा का एक बालिया बयान है कि मुझे जहां कहा गया मैंने हस्ताक्षर किया, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोट अनकोट। बताइए जरा। देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आपके जो छत्तीसगढ़ जो प्रतिष्ठित पत्रकार साथी थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और एक विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते सरकार से मांग करता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप जो बोले पॉलिटिकली क्यों नहीं है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ईडी खासतौर से विपक्ष के नेताओं पर अगर कार्रवाई करती है, चाहे कोई भी विपक्ष नेता, खासतौर से अगर वो बड़ा नेता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ना कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात है। प्रदेश की जनता भी समझ रही। कवासी लखमा जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, देखिए आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा ईडी आई, लोकसभा चुनाव ईडी आई, अमित शाह जी का दौरा ईडी आई। अब क्या हुआ, कवासी लखमा जी यानी एक आदिवासी नेता जिनका एक प्रभाव है उस आदिवासी क्षेत्र में, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? आपको याद होगा, अब देखिए कुछ दिन पहले शीतकालीन सत्र में उन्होंने मुद्दा उठाया था पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का, आपको मालूम होगा। हसदेव का मुद्दा उन्होंने उठाया। तमाम आदिवासी से जुड़े जितने मुद्दे थे, जमीन का हो, उनके जमीन का हो, जंगल का हो, बचाने किस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया। तो ये सब चीजें तो होनी थी, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पॉलिटिकली क्यों है? देखिए इसमें छोटी सी बात है, बस, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप याद कीजिए, ईडी का अगर मैं इतिहास उठा के बताऊं, पिछले 10, 12, 15 साल का बस मैं बोल दूं, तो आप देखिए ईडी का ये लिखित है, लोकसभा में बताया गया कि भाई यूपीए की जब सरकार थी 112 केसेस दर्ज हुए, हमारी सरकार 3032 हुए, कन्विक्शन रेट है मात्र 0.05%, मतलब 200 में से 199 लोग निर्दोष है या उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वही दिखता है ना कि आप विपक्ष के नेताओं पर टारगेट करते हैं, और जब चुनाव आते तब को टारगेट करते हैं। एक चीज और बोलूंगा, देखिए केएस चौहान जी, या हम जो विपक्ष के नाते हम बात करते हैं ना कि आदिवासियों को अपमानित करने का काम, देखिए केएस चौहान जी ने भी क्या बोला, मैं चाहता हूं ऐसा गरीब आदिवासी। केएस चौहान जी, आप लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह है। 15 साल आप थे,
एक जमीन जंगल होते हुए, इतने आदिवासी संपन्न होते हुए गरीब क्यों हैं? और आप उनका उपहास उड़ा रहे कि मैं गरीब आदिवासी होना चाहता हूं। आपकी कुकृतियों की वजह से 15 साल सरकार में तो उसका गरीब है, ये आप खुद मान रहे हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा कि इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि आदिवासियों को गरीब आदिवासी ना बोले, वो संपन्न आदिवासी है, वो इतने संपन्न है कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। मगर ये उपहास नहीं होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, उन्होंने कहा कि मैं कवासी लखमा जैसा गरीब आदिवासी होना चाहता हूं, पूरे आदिवासी। ठीक है, चलिए मैं जब डॉक्टर साहब का एक बार रुक कर लेता हूं। अब मजे की बात यह है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सुनिएगा कि विपक्ष जरूर इस बात का जिक्र कर रही है कि पॉलिटिकल जो रिवेंज है वो यहां पे दिखाई पड़ रहा है। कवासी लखमा ने जल जंगल जमीन हसदेव का मुद्दा उठाया विधानसभा में, ईडी की दबिश हो गई। उसी सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत थे, उनके घर पे ईडी नहीं गई। उसी सदन में कांग्रेस के उनके अलावा और 33 विधायक थे, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मसला शराब घोटाले का। ईडी का उस सोशल मीडिया पोस्ट पे, मतलब एक्स पे पोस्ट को मैं कोट कर देता हूं डॉक्टर साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा कि घोटाले के प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित जो सबूत जुटाने में सक्षम ईडी हो गया है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि इसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। ईडी के सोशल मीडिया पोस्ट का कोट मैंने कह दिया। अब डॉक्टर साहब जरा इस पे समीक्षा कर दीजिए कि अगर एक मामले पे घोटाला कहीं होता है, तथाकथित घोटाला होता है, कार्रवाइयां होती है, तो हर चीज को पॉलिटिकल से जोड़ के क्यों देखा जाता है? आप पॉलिटिकल साइंस के बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब जरा जवाब दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, हमने और आपने सीबीआई को भी देख लिया, अब ईडी को भी देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब सीबीआई की तूती बोलती थी और अब ईडी की तूती बोलती है। वारुनी मतलब शराब, और वारुनी का घोटाला छत्तीसगढ़ में कितने लोग अभी कानून के सिकंजे में हैं और जेल में हैं। तो ये तो लगता है कि बारूनी के मसले के ऊपर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि ईडी की कार्रवाई डेफिनेटली उचित मानी जाएगी। अब यह कहना कि विधानसभा में प्रश्न पूछा गया इसलिए ईडी की कार्रवाई हो गई, तो इसे अगर हम वैचारिक और वैचारिकी के रूप में लें तो यह तो उचित नहीं है। प्रश्न पूछना विधायक का काम है, अपोजिशन का काम है। सत्ताधारी, हमारा जो गौरवशाली विधानसभा है उसमें सत्ताधारी के मेंबर भी पूछते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ईडी के पास जिस तरह से सबूत मिल रहा है और आज जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है, यहां तो डॉक्टर अवधेश जी, कौन राजनेता का या कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी सिटीजन कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कहां कितना खर्च कर रहा है, वो सब क्लियर है। तो यहाँ पर ईडी को, यहाँ पर विपक्ष का कहना कि पास्ट टाइम में राजनीतिक टूल के रूप में प्रयोग किया गया, हम मान सकते। यूपीए के समय आटा में नमक मिलाने जैसा काम होता था, जैसे रेड्डी बंधुओं के साथ हुआ या पंडित सुखराम जी के साथ हुआ या फिर येदुरप्पा के साथ हुआ। लेकिन एनडीए के आने के बाद यह भी कहा गया बैंकरों के द्वारा कि नमक में आटा मिलाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाइयां काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारूनी का विषय है। नमक में आटा भी मिल गया और पूड़ी भी बन गई और बटना शुरू भी हो गया। सियासत में चर्चा तो होगी ना। मैं अगला सवाल लेके आऊं चौहान जी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को कवासी लखमा का वो बयान सुना देते हैं जिसमें तकरीबन 8 घंटे के पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा। जरा एक बार वो बयान सुनवा दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ कागज मंगाए थे तो कागज जमा किया और कुछ बातें साहब लोग ने पूछे तो उसका जवाब दिया, और कुछ कागज बचा है उसको और कुछ दिन का समय मांगाऊंगा और दूंगा। संपत्ति का मेरा परिवार का, मेरा बेटी का, मेरा पत्नी का, मेरा बेटा तो उनका दिया, अभी बड़ा बेटा का, बहू का देना है। तो
आपने सुना कि कवासी लखमा क्या कह रहे हैं ईडी के पूछताछ के बाद कि साहब लोगों ने कुछ पूछा, उसका जवाब मैंने दिया, कुछ कागज मांगे, उसके लिए 2-3 दिन का समय मांगा हूं, संपत्ति का भी विवरण मैंने पेश किया है, बेटे और बहू का बचा हुआ है। बाइट के अगले अंश में इस बात का जिक्र है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भीतर में जो पूछताछ हुई है, जो बातचीत हुई है, उसका खुलासा सार्वजनिक तौर पे करना उचित नहीं होगा। इस बयान के उस समझ को समझिए आप कि कवासी लखमा किस स्तर पे बयान दे रहे, किस उच्च स्तर पे बयान दे रहे कि भीतर में क्या पूछताछ हुई है उसका खुलासा नहीं करूंगा। यहां पे बेहद शार्प माइंड कवासी लखमा नजर आते हैं। चलिए अब मैं सवाल लेता हूं चौहान जी आपसे। चौहान जी जरा बताइएगा कि कन्विक्शन रेट की बात बार बार निकल के आती है कि साहब ईडी कार्रवाई तो करती है, अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है, क्यों ऐसे आरोप लगते हैं राजनीति में, बताइए जरा। हमारे जो भारत जब से आजाद हुआ है तब से मिश्रा जी आप ये देख लीजिए कि जो कन्विक्शन रेट है वो 99.6% जो है उसमें लगभग लोग बरी हो जाते हैं। जितने भी लोगों के ऊपर FIR हुई है वो लोग 99.6%, और इसी के आसपास ईडी का भी होगा। मैं ईडी का उतना नहीं जानता। दूसरी बात 0.4% को ही कन्विक्टेड किया जाता है, वो भी आगे चल के वो उच्च न्यायालय में जाएंगे और उधर जाएंगे तो वो छूट जाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस वजह से मेरे को फंसाया जा रहा है। तो क्वेश्चन साहब सिर्फ आप ही उठ के नहीं पूछ रहे थे, पक्ष भी पूछ रहा था और विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि पूछ रहे थे। जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि ये बात हजम नहीं होती है। उनका बोलने का भावार्थ यही था कि ये बात हजम नहीं होती है कि आपने क्वेश्चन उठ के पूछा और आपको ईडी ने पकड़ लिया। ईडी को मैं आपको बता दूं कि 2161 करोड़ का जो घोटाला है वो आज से नहीं है, जब से आपने क्वेश्चन पूछा है। आपको बोलने के पहले ये सोच समझ लेना चाहिए था कि आप बोल क्या रहे हैं। आपके जैसे आप मंत्री थे, आप जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इस टाइप का आंसर दे रहे हैं, तो साफ साफ दिखता है कि आप उसके पीछे आप किसी न किसी चीज को छुपाना चाहते हैं, कोई न कोई चीज को छुपाना चाहते हैं। और उसके बाद एक तरफ आप बोलते हैं कि मैंने साइन किए हैं जिसमें त्रिपाठी जी का हाथ है और वो लेके आते थे, पता नहीं कौन कौन से दस्तखत पे साइन करवा देते थे। और तीसरी बात, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता बोलते हैं, तो गरीब आदिवासी का उन्होंने ही जिक्र किया कि मैं गरीब आदिवासी हूं, फॉर्च्यूनर की 3-3 गाड़ियों में घूम रहे हैं, कई उनके संपत्तियां हैं। ना जाए चौहान जी, व्यक्तिगत ना जाए, नहीं, छठी वार के विधायक है वो। हाँ, और उसके बाद वो बोलते हैं, ठीक है, गाड़ी घोड़ा नहीं, एक बात बताया मैं, एक बात बताया जी। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है अवधेश जी, सबसे मेन बात कि आज आप उस समय जब ये घोटाला हुआ आप जिम्मेदार थे, उस समय ये घोटाला हुआ, आपकी साजिश में हुआ। तीन चरणों में ये लोग पैसा लेते थे। ठीक है। एक सेकंड, 10 सेकंड बस। पहला ये डिस्लरी को परमिशन देते थे कि कच्ची शराब, कच्ची मतलब इन द सेंस की क्वालिटी वाइज भी लो और मतलब बिना खाते की। दूसरा, जहां पर सेंटर में पहुंचती थी वो जो शराब बेची जाए वो बिना कागज पत्तर के बेची जाए। तीसरा, जो लाइसेंस इशू किया जाता था उसमें भी ये लोग पैसा लेते थे। तीन के कारण ये लोग पैसा लेते थे। चौहान जी, ईडी के लोग अगर सुन रहे होंगे तो अगली बार आप ही को बुलाया जाएगा। इतने डिटेल आप जानते हैं कि 3 स्तर पे पैसा लिया जाता था। 3 स्तर पे आपने पूरा व्याख्यान का उसका बखान कर दिया कि साहब डिस्लरी में कच्ची शराब क्वालिटी वाला विक्रय केंद्र पे और लाइसेंस के फीस पे। ठीक है, बड़ा गहन अध्ययन है आपका। सत्यप्रकाश जी, जरा इस अध्ययन पे भी जवाब दीजिएगा और जरा ये भी कहिएगा कि अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है और कवासी लखमा इनोसेंट है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि उन्होंने बिना पढ़े, मतलब वो ठीक है, वो साक्षर नहीं है व्यवस्थागत कारणों से, लेकिन
क्या एक मंत्री की, तात्कालिक मंत्री की, एक जनप्रतिनिधि की, आप प्रवक्ता है, मैं एक पत्रकार हूं, एक नैतिक जिम्मेदारी दायित्व भी तो हमारा बनता है ना कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है या होने की संभावना है, आशंका है, तो थोड़ा सा तो विवेक का इस्तेमाल किया जाए। देखिए अवधेश जी, आपने बोला जांच की या पढ़े लिखे नहीं, जो भी तमाम उन्होंने बातें बोली है, ये सब जांच का विषय है। मैंने बोला ना, हमारे नेता हो, कोई भी नेता हो, ये हमेशा बोलते हैं, चाहे आप हमारे दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की बात करें या प्रदेश नेतृत्व की बात करें, जो दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो बोलते हैं दो तरह की कार्रवाई, जो हमेशा ईडी करती है वो ना हो। हम तो तैयार है ना, लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, अभी मैं बात बोल रहा हूँ। चौहान जी अभी बात कर रहे थे कन्विक्शन रेट की। देखिए ये मेरे को अच्छा लगा कि ये खुद मानते हैं क्या ईडी परेशान करती है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है। ये जो विपक्ष बोलता है ना, इनके पक्ष के प्रवक्ता साथी खुद इस बात को मान रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर वो है और बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं। मगर और चाहे के चौहान जी ने अभी बात बोली कि सवाल पूछा है, इसलिए ठीक है 2 साल से हम तो सुन ही रहे हैं, 2 साल से मामला चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल चल रहा था, अभी तक वो अंतिम चरण तक गया क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे अजय चंद्राकर जी ने बोला सवाल पूछने से, या के चौहान जी बोले सवाल पूछने से मात्र ऐसा क्यों हो जाता है। तो एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये पूरे सवाल तक हमारी जब सरकार थी 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, उस समय राम सुंदर दास को पकड़ा गया था। ठीक, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, ईओडब्ल्यू मामला रहा। दास या समुद्र सिंह, वही राम सुंदर दास सिंह, थोड़ा नाम कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वही राम सुंदर दास, बड़े महंत, राम सुंदर दास सिंह ऐसे ही नाम उनका, समुद्र दास सिंह, माफी समुद्र दास सिंह, मैं करेक्ट कर दिया। हाँ समुद्र दास सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था। 10 साल तक एक रिटायर्ड ओएसडी को बनाया गया। वो मामला कहाँ है, थोड़ा बताइए, वो मामला कहाँ है, उसकी जांच क्यों नहीं की। हमने तो पत्र लिखा पहली। दूसरी बात देखिए, उस समय भी 60% कमीशन और 40% कमीशन लिया जाता था 3 साल तक और 2 साल तक। उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करनी आती है। यहाँ ये तो नान घोटाले की जांच कर ले। रमन सिंह जी की प्रॉपर्टी क्यों बढ़ गई, इसकी जांच क्यों नहीं करती। अविशार सिंह कौन है, उसकी जांच नहीं करती। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं बोलूं आज की सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए दिल्ली का जो मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसमें आपको ईडी वो कोर्ट की टिप्पणी याद होगा अवधेश जी, उन्होंने क्या बोला था कोर्ट ने कि हम ज्यादा दिन तक जेल में नहीं डाल सकते अगर ठोस सबूत नहीं है तो। और देखिए वहां भी ईडी ने क्या आरोप लगाया था कि आपने बिचौलिया हटा के सीधा जो शराब जो बनाते हैं उनसे आपने सीधा खरीदा। और आज नहीं, एक इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं। और आज सरकार क्या कर रही है, अब आज सरकार वही कर रही है, यहाँ पे FL10 के 12 लाइसेंस और FL10B के 10 लाइसेंस रद्द कर देती है 1 साल बढ़ाने के बाद, और अब सीधा नहीं बातों से लेते। वही मामला यहाँ है, तो ईडी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। आज अभी भी देख लीजिए, मैं जो डॉक्टर साहब के शब्दों में समझ लेता हूं, सत्यप्रकाश जी समापन का समय है, मैं जो डॉक्टर साहब के शब्दों में समझना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप तो राजनीति शास्त्र के बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े विद्वान हैं। अगर सियासत, कानून, अपराध, इन तीनों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है त्वरित तौर पे। बहुत बढ़िया प्रश्न है डॉक्टर जी आपका। देखिए क्राइम जो होता है तो इसमें स्पष्ट तो यही दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अगर नकली बारूनी पिलाया गया और बारूनी की काली कमाई अगर कह सकते हैं कि आई है, तो ईडी का तो मेन उद्देश्य ही है कि अर्थव्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं या फिर भारत में जो विदेशी फंडिंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और नकली शराब अगर पिलाया गया है और उसकी अलग से वसूली की गई है, तो यहाँ पर सियासत कोई किसी भी सत्ता की रही हो या फिर सवाल यहाँ आम नागरिकों के से सरोकार का, क्योंकि आपके रेवेन्यू में पेट्रोल डीजल के बाद ये जो बारूनी है, वाइन है, ये प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो जो विश्वास अगर बिल्कुल सही नकली के रूप में आया है और मान लो उसमें और कह सकते ज्यादा मिलावट होती, तो कितने बारूनी प्रेमी यहाँ पर हो सकता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के मधुशाला को याद करते हुए स्वर्ग को सिधार जाते। प्रश्न यह है। ठीक है डॉक्टर साहब, समय रहा तो लौटूंगा आपके पास में, समय रहा तो लौटूंगा। मैं जरा चौहान जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेता हूं, फिर मैं सत्यप्रकाश जी का रुख करूंगा। चौहान जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, अगर गैर राजनीतिक बात की जाए तो इस पूरे मसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या भूमिका है, मतलब आपकी पार्टी की क्या भूमिका है, बताइए जरा। देखिए, हमारी पार्टी
संविधान के हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। ये कार्यपालिका का काम है, विधायिका का काम नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप करे। सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका उठा के न्यायपालिका को दे देगी। वो विधायिका से पूछने नहीं आएगी कि क्या कार्रवाई करनी है, वो न्यायपालिका को दे देगी। और न्यायपालिका में आपको कार्यपालिका में भी विश्वास रखना पड़ेगा, न्यायपालिका में भी विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है चौहान जी, सत्यप्रकाश जी, बड़े संक्षेप में 10 सेकंड में कहिएगा कि अगर कहीं पे, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर गड़बड़ी हुई है तो चाहे राजनीति के केंद्र में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, क्या जांच में सहयोग की नैतिकता नहीं बनती है? क्योंकि सवाल आम लोगों का है। जांच में सहयोग तो कर ही रहे हैं। आपने अभी बाइट चलाई ना, वो तो गए थे ईडी ऑफिस, बुलाया, वो गए, तो जांच में सहयोग तो कर रहे हैं। मगर हमने जैसे बोला ना, नारायण राणे से भी जांच कराइए, हेमंत बिस्वा शर्मा से भी जांच करें, छगन भुजबल की तो फाइल घूम, उनसे भी जांच करें। अरे ये लोग तो वो लोग हैं, आपको याद होगा परमार दंपति, जो बच्चे अपने अरे आप पहले कवासी लखमा जी की बात करिए, कवासी लखमा जी का बात करिए। मुझे समझ सही है कि गलत है, सबसे पहले आप उनकी बात करिए, नारायण राणे उनकी बात करिए ना पहले। कवासी लखमा जी वो सही है क्या? मुझे समाप्त करना होगा। 2161 रुपए करोड़ रुपए खा के बैठे मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है चौहान जी, सत्यप्रकाश जी, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि भले शराब को लेके मिलावटी या कमीशन खोरी की बात राजनीतिक गलियारों में हो रही हो, लेकिन ईडी के बढ़ते सिकंजे और कसते सिकंजे के बाद सियासत में जो खलबली है वो जरूर किसी न किसी तरफ इशारा करता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।